नमस्कार। तो सावरकर के ऊपर एक और फिल्म आई है। इसके पहले कई किताबें आ चुकी थी, आप जानते हैं। फिल्म के ट्रेलर पर बात मैंने कल की थी बहुत डिटेल में। ट्रेलर में बहुत सारी चीजें दिखाई गई थी जिसमें इतिहास की इतनी गड़बड़ियां थी कि आदमी देख के आश्चर्यचकित रह जाए कि एक ढाई मिनट में अगर इतिहास की इतनी सारी गलतियां हो सकती हैं तो पूरी फिल्म में। और ये गलतियां नहीं है, गलतियां तब होती हैं जब आपको पता नहीं होता। ये बहुत जानबूझकर, बहुत सोच समझकर किया गया काम है जिसमें सावरकर को हीरो दिखाया गया। वो ठीक है, चलिए, सबके अपने अपने हीरोज हो सकते हैं। किसी का लड़ने वाला हीरो हो सकता है, किसी का माफी मांगने वाला हीरो हो सकता है, उससे किसी को क्या दिक्कत है। तो मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सावरकर को हीरो दिखाया गया है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि सावरकर को हीरो दिखाने के लिए सब कुछ ऐसे किया गया है कि जो रियल हीरोज हैं वो कहीं दिखाई न दें। महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, इन सारे लोगों को विलन की तरह पेश किया गया है। तो बात आज मैं करूंगा उन चीजों की जो बातें रणदीप हुड्डा ने अलग अलग इंटरव्यूज में की हैं। अब फिल्म आती है तो फिल्म का प्रमोशन आता है। प्रमोशन गोदी मीडिया प्रमोशन नहीं करेगा तो कौन प्रमोशन करेगा? सबसे पहले तो गोदी मीडिया ही प्रमोशन करेगा। तो गोदी मीडिया के अलग अलग चैनलों पर कल रणदीप हुड्डा लगातार दिखाई दे रहे थे और लगातार उनसे बात की जा रही थी कुछ इस तरह जैसे किसी इतिहासकार से बात की जा रही हो। उनसे सारे इतिहास के सवाल पूछे जा रहे थे। इसके अलावा उनसे पूछा जा रहा था, क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? क्या यह फिल्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुश करने के लिए बनाई गई है? और इस तरह के तमाम 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 सवाल उनसे लगातार पूछे जा रहे थे। अब मजेदार बात यह है कि गोदी मीडिया को भी यह पता है कि ये जो फिल्म बनाई गई है और इस फिल्म के आगे पीछे जो सारा नाटक हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लाइन पर हो रहा है। तो ये तो मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म और इस फिल्म का प्रचार और इस फिल्म को लेकर सारी जो चीजें हो रही हैं उसमें एक चीज बिल्कुल साफ है कि ये सारा खेल मूलतः किया इसलिए जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी का इस चुनाव में फायदा हो सके। ठीक है, किसी को भी किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने का अधिकार है, किसी को भी किसी पार्टी के लिए काम करने का अधिकार है, ये सारा कुछ है। लेकिन मैं एक इतिहास लेखक के रूप में यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप गांधी को लेकर, नेहरू को लेकर, उस जमाने के हमारे हीरोज को लेकर, खास तौर पर सुभाष चंद्र बोस को लेकर, भगत सिंह को लेकर उल्टी सीधी बातें करें। तो कल जो बातें उन्होंने की हैं उनमें से कुछ बातें मैं उठाता हूं और उन पर बात कर लेता हूं बाकायदा सबूत के साथ। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि अगर कोई माफी वीर कहेगा तो मैं थप्पड़ मारूंगा। है कौन रणदीप हुड्डा? औकात क्या है उनकी कि वो थप्पड़ मारेंगे? मेरी खुली चुनौती है, मेरे सामने बैठ जाएं, मुझसे बहस कर लें, मैं बता दूंगा माफी क्या होती है और माफी वीर क्या होता है। इतना दिमाग खराब हो गया एक फिल्मी हीरो का कि वो जनता से कह रहा है कि जो माफी वीर कहेगा उसको मैं थप्पड़ मारूंगा। तुम हो कौन भाई? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम थप्पड़ मारोगे? सिनेमा के एक्टर हो, पैसे कमाते हो, अय्याशी करते हो, करते रहो। तुम थप्पड़ मारोगे जनता को अगर जनता सवाल उठाएगी तो? क्यों कहा जाता है माफी वीर? दो कारण हैं। पहली बात तो यह कि वीर सावरकर जो नामावली है, जो सावरकर के साथ वीर लगा हुआ है, वो जिस किताब में आया था, वो जिस किताब में आया था उसके लेखक का नाम बताया गया था चित्रगुप्त। और बाद में उस किताब के प्रकाशक ने बहुत साफ कहा था कि चित्रगुप्त कोई और नहीं है, वो विनायक दामोदर सावरकर हैं। मतलब क्या हुआ? पहली बार जो उनको वीर कहा गया वो किसी और ने नहीं कहा, वो सावरकर ने खुद को वीर कहा। इस तरह से वो बने वीर सावरकर। अब जनता उनको माफी वीर सावरकर क्यों कहती है? क्योंकि उनके माफीनामे पब्लिक में आ चुके हैं। मेरी छोड़िए, मेरी विचारधारा सब लोग जानते हैं, मैं छुपाता भी नहीं हूं। विक्रम संपत तो उनके प्रिय इतिहासकार है ना। मैंने सुना है शायद इस फिल्म को बनाने में विक्रम संपत की भी मदद ली गई है। विक्रम संपत तो सावरकर के भक्त हैं, सावरकर के ऊपर दो खंडों में किताब लिखी है। तो रणदीप हुड्डा जो थप्पड़ मारने की बात कर रहा है, सबसे पहले जाके विक्रम संपत को थप्पड़ मारे। क्यों? क्योंकि विक्रम संपत की किताब के पहले भाग में उनके सारे माफीनामे प्रकाशित हैं। अब रणदीप हुड्डा हमें बताएगा, इतिहास पढ़ने पढ़ाने वालों को रणदीप हुड्डा बताएगा कि वो जो था वो दया याचिका नहीं थी, एप्लीकेशन था।
असल में रणदीप हुड्डा ने अगर एक बार वो माफीनामे पलट के पढ़ लिए होते तो उसमें सावरकर के अपने शब्द हैं, लेटर ऑफ क्लीमेंसी। अब अंग्रेजी तो जरूर आती होगी। क्लीमेंसी का मतलब क्या होता है? दया। लेटर ऑफ क्लीमेंसी का मतलब क्या हुआ? दया के लिए पत्र। लेटर ऑफ क्लेमेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? दया याचिका। याचिका बना है याचना से, प्रार्थना से, हाथ जोड़ के माफी मांगने से। तो ये जो लेटर ऑफ क्लेमेंसी है वो दया याचिका है जो सावरकर ने लिखी थी अंग्रेज सरकार को। और एक बार नहीं लिखी थी, 5 बार लिखी थी। दूसरा जो उसका माफीनामा का जो दूसरा माफीनामा है वो उपलब्ध है, पहला उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताता हूं। क्योंकि जिस साल गिरफ्तार हुए 1911 में, उसी साल जाते ही उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर, अक्टूबर नवंबर में गिरफ्तार होते हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने पहला लेटर ऑफ क्लेमेंसी यानी माफीनामा लिख दिया। अब नियम था कि एक निश्चित समय तक रहने के बाद ही आप लिख सकते हैं, इसलिए उसको किसी ने एंटरटेन ही नहीं किया। फिर आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता चला? मैं बताता हूं। सावरकर का जो दूसरा माफीनामा है उसमें उन्होंने लिखा कि पहले माफीनामे में जो बातें मैंने लिखी थी, यानी उसके पहले एक और माफीनामा लिख चुके थे। और यह माफीनामा कैसे है यह भी मैं आपको बताता हूं। जो पहला माफीनामा है, और ये आप चाहें तो सीधे विक्रम संपत की किताब से भी मिला सकते हैं, गूगल पे ढूंढेंगे तो वो आपको मिल भी जाएगा। कैसे आया, पहला कब लिखा गया, कैसे आया, वो सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जनता के पास ये कैसे पहुंचा। इसमें वो लिखते हैं, अंत अंत में मैं महामहिम को स्मरण कराना चाहता हूं कि वह कृपा पूर्वक 1911 में भेजी गई मेरी क्षमा याचिका, पिटीशन फॉर क्लेमेंसी, को देखें और इसे भारत सरकार को भेजे जाने के लिए संस्तुत करें। भारतीय राजनीति में हाल के परिवर्तनों तथा सरकार के समझौते की नीतियों ने एक बार फिर संवैधानिक रास्ते खोल दिए हैं। अब भी कोई व्यक्ति जिसके हृदय में भारत और मानवता की भलाई है कभी उन कटीली राहों पर नहीं चलेगा। जिसने 1906-7 की भारत की उत्तेजक और निराशा से भरे माहौल में हमें शांति और प्रगति के रास्ते से भटका दिया था, यानी जो क्रांतिकारी गतिविधि की थी उसको कह रहे हैं कि वो एक भटकाव था। और उसके आगे क्या लिखते हैं? इसलिए सरकार अगर बहुमुखी कृपा और दया से मुझे रिहा कर देती है, मैं संवैधानिक प्रगति के सबसे कट्टर समर्थक और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, जो प्रगति के लिए सबसे पहली शर्त है, जब तक हम जेल में हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और लास्ट में लिखते हैं, केवल एक शक्तिशाली ही दयावान हो सकता है और इसीलिए जो ताकतवर है वही दयालु हो सकता है, और एक होनहार पुत्र पिता समान सरकार के दरवाजे के अलावा और कहां लौट सकता है। खुद को अंग्रेज सरकार के बच्चे की तरह पेश करते हैं और कहते हैं, आशा है हुजूर मेरी याचिकाओं पर दयालुता से विचार करेंगे। अगर यह माफीनामा नहीं है तो और क्या है? अगर यह माफीनामा नहीं है तो फिर माफीनामा क्या है? कोई मुझे जरा सा बता दे। तो ये जो स्टाइल मार रहे हैं कि कोई माफी वीर कहेगा तो मैं थप्पड़ मारूंगा, मेरी खुली चुनौती है, आए मेरे सामने बात कर लें और जरा थप्पड़ मार के दिखा दें, मैं भी जरा देखूं कि उनकी कितनी औकात है, कितने लोगों को वो थप्पड़ मारते हैं, और जब थप्पड़ मारते हैं तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है वो भी उन्हें बहुत कायदे से पता होना चाहिए। असल में जो पूरा का पूरा मामला है कि माफिया जो है वो कहते हैं 90 के बाद प्रकाश में आई, ये पूरा का पूरा मामला ये है कि ये माफीनामे जो थे वो सारे के सारे माफीनामे रिकॉर्ड्स में थे, लेकिन किसी ने इसकी खोज नहीं की थी, किसी ने इनको जाना नहीं था, इसीलिए इनके बारे में आम जनता को पता नहीं था। मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि 90 के दशक में कैसे एक इतिहासकार को लगाया गया, उन्होंने पीनल सेटलमेंट लिखा। वो इतिहासकार खुद एक दक्षिणपंथी इतिहासकार थे। उन्होंने पीनल सेटलमेंट्स ऑफ अंडमान लिखा, जो अब सरकार ने गायब कर दिया है, कहीं मिलता नहीं है। उसमें पहली बार माफीनामा छपा, लेकिन वो भी इंटेलेक्चुअल्स के बीच था। नूरानी ने एक किताब, नूरानी ने फ्रंटलाइन मैगजीन में एक सीरीज छापी, जिस सीरीज में इन माफीनामों के बारे में लोगों को पता चला और वहां से जनता के बीच में गया। 5 माफीनामे सावरकर ने मांगे हैं, विनायक दामोदर सावरकर ने। एक दया याचिका या माफीनामा जो भी आप कहना चाहें वो लिखा है
गणेश दामोदर सावरकर ने, जो इनके बड़े भाई थे, और एक माफीनामा इनकी पत्नी ने लिखा है, यानी 7 माफीनामे लिखे गए सावरकर की रिहाई के लिए, और ये कह रहे हैं कि माफी वीर जो कहेगा उसको थप्पड़ मार देंगे। ये इतिहास बता रहे हैं। दूसरी बात करते हैं गांधी हत्या की। अब आप जानते हैं मैंने गांधी हत्या पर एक किताब लिखी है, उसने गांधी को क्यों मारा, और ये भी मैं अपने दर्शकों को, आपके सवालों के जवाब और बाकी सब कुछ मैं लूंगा, लेकिन वो भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि केवल जबानी बातें सुनने से काम नहीं चलेगा। मैं अक्सर अपनी किताबें खरीदने वगैरह के लिए नहीं कहता हूं, वैसे भी बहुत अच्छी बिकती हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर वाकई गांधी हत्या के बारे में, सावरकर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो 2 किताबें हैं मेरी, उसने गांधी को क्यों मारा और सावरकर काला पानी और उसके बाद। ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं, बहुत पतली पतली 200-250 पेज की किताबें हैं। इनको खरीद के अपने पास रखिए, पलटते रहिए, आपको एक एक हकीकत मालूम हो जाएगी। तो रणदीप हुड्डा साहब कहते हैं कि गांधी हत्या में तो उनको फंसाया गया था और बाद में गांधी हत्या से उनको रिहा कर दिया गया था। अब ये रिहाई कैसे हुई थी और फंसाया कैसे गया था, ये किस्सा मैं सुनाता हूं। मैंने गांधी हत्या पर रिसर्च किया है और खुली चुनौती है उनको या उनके फिल्म के लेखकों से या उनके समर्थकों से कि मेरा दिया हुआ एक भी तथ्य झुटला के दिखा दें। गांधी हत्या के बाद उनकी गिरफ्तारी जब हुई, उसके बाद मुकदमा चला, तो उनके खिलाफ गवाही देने वाले 2 लोग थे। एक तो था दिगंबर भड़गे, जो सरकारी गवाह बन गया था। उसने कहा कि दोनों बार हत्या के प्रयास के पहले नाथूराम गोडसे और आप्टे गए थे मिलने के लिए सावरकर के पास। इस बात पर एक और गवाह थी बिंबा, जो उस जमाने में महाराष्ट्र की फिल्म हीरोइन हुआ करती थी, मराठी फिल्मों की। उन्होंने अपनी गाड़ी से इन लोगों को सावरकर के दरवाजे पर छोड़ा था। उन्होंने भी कोर्ट में गवाही दी कि हां, उस दिन मैंने इनको छोड़ा था। अब जज साहब का यह कहना था कि ये दोनों गवाहियां तो हैं, लेकिन अगर इनको सपोर्ट करने वाली, जिसको कोर्ट की भाषा में, लॉ की भाषा में कहते हैं कोरोबोरेटिव गवाहियां, अगर सपोर्ट करने वाली गवाहियां होती तभी सावरकर को सजा दी जा सकती थी। चूंकि सपोर्ट करने वाली गवाहियां नहीं है, इसलिए पर्याप्त सबूतों के अभाव में उनको छोड़ा जा रहा है। यानी कोर्ट ने उनको दोष मुक्त नहीं किया था, कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि जितने सबूत होने चाहिए उतने सबूत नहीं है। अब ये सबूत थे कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। गूगल पे सर्च कीजिएगा कपूर कमीशन, KAPOOR, कपूर कमीशन। कपूर कमीशन बनाया गया था गांधी हत्या की जांच के लिए, और कपूर कमीशन ने जब जांच की तो पाया ये कि सावरकर के जो अंगरक्षक थे और सावरकर के जो मैनेजर थे, इन दोनों लोगों ने गवाही दी थी। इन दोनों लोगों ने पुलिस थाने में बयान दिया था कि गोडसे और आप्टे दोनों बार जब हत्या करने के लिए गए, पहले 20 जनवरी को और फिर 30 जनवरी को, तो उसके पहले सावरकर से मिलकर गए थे। ये थे कॉर्पोरेटिव सबूत। अब ये कोरोबोरेटिव सबूत क्यों नहीं पेश किए गए, इसके लिए मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का, जो मोरारजी देसाई उस जमाने में बंबई प्रांत, जो गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर बंबई प्रांत था, उसके वो हुआ करते थे गृह मंत्री। वो कोर्ट में थे और कोर्ट में उनसे पूछा गया, सावरकर के वकील ने पूछा उनसे कि भाई ये बताइए कि आपने गांधी हत्या के बाद सावरकर को क्यों गिरफ्तार किया, क्या आपके पास कोई सबूत था? तो मोरारजी देसाई ने बाकायदा सावरकर की तरफ देखा और कहा कि अगर आपके क्लाइंट चाहते हैं तो मैं वो सबूत बताने को तैयार हूं। सावरकर ने मना कर दिया और यह बात कोर्ट की कार्यवाही से बाहर निकल गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार थे, उन्होंने ये बात अपने अखबार में छापी, जहां से हम लोगों को पता चली ये बात, सारा कुछ अब तो है उपलब्ध। इस घटना का जिक्र मोरारजी देसाई ने अपनी जीवनी में भी किया है। अब ये सबूत कौन से थे? ये सबूत वही थे, सावरकर के अंगरक्षक और मैनेजर, जो सेक्रेटरी उनके हुआ करते थे, उनकी पूछताछ जो बंबई पुलिस ने की थी, उसमें यह सारा कुछ था। अब उनको क्यों नहीं पेश किया गया, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, वो एक अलग मामला है। लेकिन कपूर कमीशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कपूर कमीशन अपने निर्णय में यह कहता है कि गांधी हत्या के लिए सावरकर और उनकी टोली के अलावा कोई और जिम्मेदार, गिरोह शब्द उपयोग किया है, कहता है सावरकर और उनके गिरोह के अलावा
कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता है, ये कपूर कमीशन कहता है। अगर आप मेरी किताब पलट के देखेंगे उसने गांधी को क्यों मारा, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और कपूर कमीशन तो आपको, कपूर कमीशन की पूरी रिपोर्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, पीडीएफ में भी मिल जाएगी और प्रिंट में भी मिल जाएगी। मिलने को तो रणदीप हुड्डा को भी मिल जाती, लेकिन जब सच तलाशना ना हो तो वहां तक कोई क्यों जाएगा। इसी क्रम में रणदीप हुड्डा एक बात करते हैं कि जो अहिंसा की बात करता था वो गोली से मरा, और जो हिंसा की बात करता था वो भूखा रह के अनशन करके मरा। क्यों मरे सावरकर? सावरकर ने अनाज पानी दाना खाना दवाई सब छोड़ दी थी और लगभग आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि कपूर कमीशन की जांच चल रही थी और उनको मालूम था कि कपूर कमीशन के पास जितने सबूत पहुंचे हैं, कपूर कमीशन के रिजल्ट में निश्चित तौर पे यह आएगा कि गांधी की हत्या करने में सावरकर और उनके गिरोह का हाथ है। तो कपूर कमीशन की रिपोर्ट आए उसके पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैन विधि से उन्होंने बाकायदा खाना पीना दवाई सब छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जो अहिंसा की बात करता था उसके पास इतनी ताकत थी कि अपने सीने पर उसने गोलियां झेली और राम का नाम लेकर हे राम कहते हुए शहीद हो गया। जो हिंसा की बात करता था लेकिन जिसने कभी बंदूक चलाना भी नहीं सीखा था, जी, सावरकर को बंदूक चलाना भी नहीं आता था। और यह बात सिर्फ मैंने नहीं लिखी है, मैंने तो बाकायदा कोट करके लिखी है। संपत साहब ने बिना कोट किए लिख दी है, जिसके चलते उनके ऊपर आप जानते हैं प्लेजियारिज्म का भी मामला आया था, नकल का भी मामला आया था। ये बाकायदा एक रिसर्चर ने अपने रिसर्च में पाया है कि सावरकर को बंदूक चलाने भी नहीं आती थी। उन्होंने हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रखवा के चलाई और फिर किनारे हो गए। मदनलाल धींगरा को बंदूक चलवाई, मदनलाल धींगरा से लॉर्ड कर्जन वायली को मरवाया, और उसके बाद नथुराम गोडसे को बंदूक थमाई गांधी को मारने के लिए। और नथुराम गोडसे सावरकर के वकील से कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि तात्या जो है, तात्या कहते थे उनको बड़े भाई जैसा, कि तात्या एक बार तो मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन पूरे मुकदमे के दौरान एक बार भी उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। और इतना ही नहीं, साफ साफ कह दिया कि मैं तो इन लोगों को ठीक से जानता भी नहीं हूं, एक आध बार मुलाकात हुई है। तो बात हिंसा की करते थे, लेकिन ताकत इतनी ही थी कि जो अपराध करते थे उसको सीधे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। उनको कारावास क्यों हुआ था? वो कहते हैं कांग्रेस का कोई आदमी आजीवन कारावास नहीं पाया। क्यों पाता भाई? कांग्रेस जो है वो अहिंसा में भरोसा रखती थी, अहिंसक आंदोलन चलाती थी, इसीलिए वो पॉलिटिकल कैदी होते थे। नेहरू 3-3 साल जेल में रहे, सरदार पटेल लंबे समय जेल में रहे, मौलाना आजाद जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे, सुभाष चंद्र बोस जेल में रहे, क्योंकि वो भी कांग्रेस में ही थे जब तक हिंदुस्तान में थे। ये सारे लोग जेल में रहे हिंदुस्तान के अंदर। इनको कभी आतंकवादी नहीं कहा गया, क्योंकि ये आतंक का काम कर नहीं रहे थे, इन्होंने कभी हिंसा नहीं की। तो जो हिंसा नहीं करेगा उसको अंडमान निकोबार क्यों भेजा जाएगा? और आपको जो अंडमान निकोबार भेजा गया वो क्यों भेजा गया, वो बताना भूल गए। क्योंकि आप हथियार भेज रहे थे और पुणे में एक ऐसे कलेक्टर की हत्या करवाई थी जिसको वहां के लोग बेहद पसंद करते थे। वो कोई लोगों को परेशान करने वाला अंग्रेज अफसर नहीं था, उसकी हत्या करवाई थी। और जब हत्या हुई, जिसने हत्या की थी वो गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होते ही उसने सावरकर बंधुओं का नाम ले लिया। उसके बाद जांच हुई तो जिसने जो बंदूक लेकर आया था वो भी पकड़ा गया, उसने भी सावरकर बंधुओं का नाम ले लिया। उसके बाद इनको सजा हुई। तो हत्या के प्रयास में जो सजा होती या साजिश रचने के प्रयास में जो सजा होती, उसमें अंडमान निकोबार जाना था। भगत सिंह ने भी हिंसा की थी, भगत सिंह ने बाकायदा गोली मारी थी। लेकिन जब भगत सिंह को सजा हुई तो उन्होंने फांसी नहीं मांगी, उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हम राजनैतिक कैदी हैं, हमारे सीने पर गोली चलाओ। जब उनके पिताजी ने एक पिटीशन लिखा अंग्रेजों को, तो अपने पिताजी के खिलाफ उन्होंने पत्र लिखा और पिताजी से कहा कि आप हमको छोटा मत कीजिए। वो हिंसा का रास्ता अपनाते थे तो उसका जो अंजाम था उसको भुगतने के लिए भी तैयार थे। ये हिंसा का रास्ता अपनाते थे, लेकिन चाहते थे अंजाम केवल कोई नाथूराम गोडसे भुगत ले, कोई मदनलाल ढींगरा भुगत ले, हम सिर्फ नेता बने रहें, इसके अलावा कुछ और नहीं करें। इसलिए गोली खा के मरना वीरता थी, और जिस तरह से सावरकर मरे वो कायरता थी। कायरता को डिफेंड करना क्या हो सकता है, यह आप समझ सकते हैं।
और भी कहते हैं, इंग्लैंड से भागने की बात करते हैं। मैंने फिल्म तो अभी आई नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 दिन तक तैरने की बात है। सावरकर की अपनी किताब पढ़ लीजिए, छोड़िए सारी किताबें। सावरकर ने अपना 10 खंडों में सारा कुछ एक साथ कर दिया है। हिंदी में प्रभात प्रकाशन ने छापा है, अंग्रेजी में महाराष्ट्र की हिंदू हिंदू महासभा ने, हिंदू प्रांतिक कमेटी जो थी हिंदू महासभा की, उसने छापा था, और सब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सावरकर खुद लिखते हैं कि मैं मुश्किल से 5 मिनट तैर के और फ्रांस के तट पे पहुंच गया था। किस्सा क्या था? जहाज से उनको इंडिया इंडिया ले आया जा रहा था गिरफ्तार करके। अभी उनको सजा हुई नहीं थी, सजा होनी थी, मुकदमा यहां चलना था। अब वहां पे क्या हुआ कि फ्रांस के तट के बिल्कुल पास थे, तो जहाज के बाथरूम की खिड़की से कूदे और तट पे पहुंच गए। क्यों पहुंचे? सोचा यह था कि चूंकि फ्रांस, अगर वो पहुंच जाएंगे फ्रांस की जमीन पर, तो उनके ऊपर इंग्लैंड मुकदमा नहीं चला पाएगा, फ्रांस मुकदमा चलाएगा। फ्रांस में उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, तो वो छूट जाएंगे। सोचा तो सही था, दिमाग तो सही लगाया था। लेकिन जब कूद के पहुंचे, 5 मिनट तैरे और कूद के तट पर पहुंचे, तो वहां जो फ्रेंच बंदा था, जो फ्रेंच पुलिस ऑफिसर था, कमिश्नर था, उसको अभी ये कुछ बताएं उससे पहले उनको जो पकड़ के ब्रिटिश सैनिक ला रहे थे, अंग्रेज सैनिक, वो पहले ही पहुंच गए। उन्होंने कहा कि ये चोर है और इसको हम पकड़ के ले जा रहे हैं। अब कमिश्नर को लगा कि ये सही होगा, उसने वहां की धरती पर रहने ही नहीं दिया, इनको दोबारा लाया गया। हालांकि इस बिना पर वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी गए कि उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट की जो रूलिंग थी वो उनके फेवर में नहीं आई, और उनको फिर से ब्रिटिश सरकार के दौर में ही उनको मुकदमा झेलना पड़ा, जिसमें उनको 2 कारावास की सजा हुई। अब 2 कारावास की सजा हुई, आजीवन कारावास की, ये सबके लिए सम्मान की बात है। बहुत सारे हमारे गदर आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे, और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं था कि अंडमान निकोबार में वो अकेले बैठे हुए थे। सैकड़ों हमारे क्रांतिकारी अंडमान निकोबार में बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने माफी नहीं मांगी, क्योंकि वो हिंसा के रास्ते पर चले थे, और हिंसा के रास्ते से जो फल मिलना था, चाहे वो आजीवन कारावास हो, चाहे फांसी हो, उसके लिए तैयार थे। दिखाया तो ऐसे आता है कि अकेले सावरकर थे। अब यह बताइए कि अगर सावरकर को वीर कहा जाएगा, तो जो आजीवन कारावास पाने के बाद अंडमान निकोबार में भी झुके नहीं, जो अंडमान निकोबार में भी लड़ते रहे, किसी को फांसी हो गई, कोई रिहा ही नहीं हो पाया, उससे पहले मर गया, कोई रिहा होके आया, और उसके बाद सचिंद्रनाथ सान्याल ने एक याचिका लिखी, उसके बाद उनकी रिहाई हो गई। रिहा होने के बाद तुरंत वो आजादी की लड़ाई में फिर से शामिल हो गए, फिर गिरफ्तार हुए। तो आप उनको वीर कहेंगे, या ऐसे आदमी को वीर कहेंगे जो गिरफ्तार होने के बाद 5-5 माफिया मांगता है? यह आपको तय करना है। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। ऐसे दिखाए रहे हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस को सावरकर ने ही भेजा हो कि जाओ जर्मनी और वहां लड़ाई लड़ो। पहली बात तो यह कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, वो कोई जर्मनी नहीं जाना चाहते थे। जेल से छूट के वो किसी तरह, जेल से निकल के किसी तरह से भागे थे वो, और भाग के पहुंचे थे अफगानिस्तान। जाना चाहते थे रूस, लेकिन रूस में चूंकि जा नहीं पाए, अगला रास्ता उनको मिला, वो जर्मनी निकल गए। तो सावरकर के कहने पर तो वो क्या गए थे, पहली बात। दूसरा, चंद्र कुमार बोस जो सावरकर के परिवार के हैं, बीच में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, फिर उनके समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में कोई समानता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया है ट्विटर पर, और उस बयान में लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस को विनायक दामोदर सावरकर से जोड़ने की गलती मत कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने कभी सांप्रदायिक बंटवारे की बात नहीं की, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। उन्होंने बाकायदा इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई है कि इस फिल्म में सावरकर को जोड़ा गया है सुभाष चंद्र बोस से। अब किस्सा क्या है? बोस मिलने गए थे जिन्ना से भी और सावरकर से भी। इन दोनों लोगों से कहने गए थे कि ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हो, ये छोड़ दो और हमारे साथ आओ। और उस जमाने के अखबार बताते हैं कि इन दोनों लोगों से बात करके वो बेहद निराश हुए थे। क्या सिखाते सावरकर सुभाष चंद्र बोस को सिखाने लायक थे? सुभाष चंद्र बोस सावरकर से सीख लेते। जो आदमी जिंदगी भर ये बात करता रहा कि हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, वो सावरकर से सीखने जाता। और सावरकर से सीखने जाने की एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आजाद हिंद फौज बनाई, तो अपनी सेना की टुकड़ियों के नाम किस पे रखे, ब्रिगेड्स के नाम किस पे रखे? नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और मौलाना आजाद ब्रिगेड, ये नाम रखे थे। सुभाष चंद्र बोस ने किसके प्रति कितना सम्मान था, ये जान लीजिए।
सावरकर का कहीं नाम नहीं लिया है सुभाष चंद्र बोस ने, और जहां लिया है वहां यह कहा है कि हिंदू महासभा यानी सावरकर की पार्टी और मुस्लिम लीग यानी जिन्ना की पार्टी ये ब्रिटिश सरकार के गुलाम हैं, ये ब्रिटिश सरकार के भक्त हैं और इसीलिए देशद्रोही हैं। ये सीधे सीधे सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और आगे सुन लीजिए, जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती कौन करा रहा था? विनायक दामोदर सावरकर। तो आप मान लीजिए एक बार ये सही बोल रहे हैं तो एक तरफ सुभाष बाबू कहा जाओ लड़ो और दूसरी तरफ अंग्रेजों की मदद करने लगे। ये तो गद्दारी हुई, ये तो सीधी गद्दारी हुई। हकीकत यह है कि सुभाष चंद्र बोस जब मिले थे सावरकर से तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ो, आजादी की लड़ाई में शामिल हो, लेकिन सावरकर ने उससे बिल्कुल इनकार कर दिया था क्योंकि वो तो अंग्रेजों से वादा कर चुके थे कि जिंदगी भर हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जेल जाने से पहले सावरकर निश्चित रूप से क्रांतिकारी थे, लेकिन जेल से निकलने के बाद सावरकर क्रांतिकारी तो छोड़ दीजिए, देशभक्त भी नहीं थे, लगातार अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और क्या सवाल वो उठाते हैं? भगत सिंह का सवाल उठाते हैं। भगत सिंह के बारे में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि भगत सिंह सांप्रदायिकता के मामले में बिल्कुल क्लियर थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा तो आप अपना सर पकड़ लेंगे कि उस जमाने में क्या क्या हो सकता है। जब वो नौजवान भारत सभा नामक संगठन लाहौर में चलाते थे तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने एक खाने का प्रोग्राम रखा। उसमें झटका और हलाल दोनों मीट पकवाया, दोनों को एक साथ मिला दिया और कहा हिंदू मुसलमान मिलके इसको खाएं। हिंदू मुसलमानों ने मिलके खाया। जो आदमी हिंदू मुस्लिम एकता की इतनी बात करता हो, जिसने सांप्रदायिक दंगों का इलाज जैसा लेख लिखा हो, वो सावरकर से क्या प्रभावित होगा? प्रभाव किस चीज का है वो मैं बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि जेल जाने से पहले वो एक देशभक्त थे और इसीलिए 1857 पे जो उनकी किताब लिखी गई वो देशभक्ति की किताब थी। उसमें वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। उस किताब का समापन जहां करते हैं वहां बहादुर शाह जफर को कोट करते हैं, जहां वो कहते हैं गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वहां पे वो उन मुस्लिम लोगों की तारीफ करते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं और उन हिंदू लोगों की भी मलामत करते हैं जो अंग्रेजों का साथ देते हैं। यह किताब निश्चित रूप से क्रांतिकारियों को प्रिय थी। यह किताब भगत सिंह ने भी पढ़ी थी और यह किताब उस जमाने के सारे क्रांतिकारियों ने पढ़ी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा भी देती थी और साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी करती थी। लेकिन किताब पढ़ने से भगत सिंह सावरकर के भक्त हो गए? अगर भगत सिंह सावरकर के भक्त होते तो वो भी हिंदू राष्ट्र की बात करते ना। उन्होंने तो एक समाजवादी राष्ट्र की बात की, एचएसआरए बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जहां पर हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबरी की बात थी। उन्होंने तो कभी हिंदू मुसलमान को अलग करके देखा ही नहीं। अब किताब पढ़ने की जहां तक बात है, भगत सिंह की एक जेल डायरी है जिसमें उन किताबों की सूची है जो किताबें भगत सिंह ने पढ़ी थी। उनमें तो कार्ल मार्क्स की सबसे ज्यादा किताबें हैं, लेनिन की किताबें सबसे ज्यादा हैं, दुनिया भर के क्रांतिकारियों की किताबें वो पढ़ रहे थे। अगर उनमें एक किताब सावरकर की भी है और वो किताब जो उनके जेल जाने से पहले लिखी गई थी, हिंदुत्व नहीं पढ़ रहे थे सावरकर, जहां सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की बात करते हैं हिंदुत्व, वो किताब भी तो छप चुकी थी, उसको तो कहीं नहीं पढ़ रहे थे भगत सिंह। उससे तो कोई प्रेरणा लेने की बात नहीं थी। भगत सिंह के पूरे लेखन में सावरकर का नाम कितनी बार आता है जरा जोड़ के आप बता दीजिए। भगत सिंह के पूरे लेखन में हिंदू राष्ट्र की बात कितनी बार आती है जरा जोड़ के बता दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि भगत सिंह सावरकर से सीखने वालों में से नहीं थे, बल्कि सावरकर ने अगर भगत सिंह से सीखा होता और हिंदू मुस्लिम एकता का रास्ता अपनाया होता तो निश्चित रूप से वो इस देश के लिए बहुत सम्माननीय होते। अब कहा जा रहा है कि गांधी नेहरू सब पर फिल्म बनी, सावरकर पे फिल्म नहीं बनी क्योंकि इस लायक किसी ने सावरकर को समझा नहीं। उसके बावजूद उनका जो योगदान है उसको सम्मान देने के लिए फिल्म्स डिवीजन ने उनके ऊपर फिल्म बनाई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। उस जमाने में आप गांधी की फिल्म की बात कर लीजिए, जो गांधी फिल्म है, गांधी फिल्म में सावरकर को कहीं विलेन नहीं दिखाया गया है। उस जमाने में एक दूसरे को विलेन दिखाने का मामला नहीं था, लेकिन सावरकर फिल्म जब आप बना रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर रहे हैं कि गांधी और बाकी सारे लोगों को विलेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीन आता है कि गांधी मिलने जाते हैं और मिलने जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। आप कोई भी पढ़ ले, गांधी जी का एक पत्र है शंकर देव को, उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि सावरकर को याद होगा, बैरिस्टर सावरकर को याद होगा जब लंदन में हम एक ही बार मिले थे, पहली बार मिले थे और इसलिए मिले थे क्योंकि एक कार्यक्रम होना था जिसकी अध्यक्षता कोई करने को तैयार नहीं था।
मुझसे रिक्वेस्ट किया गया तो मैंने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यानी एक कार्यक्रम जिसमें सावरकर पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें गांधी अध्यक्ष बन के गए थे और दिखाया ऐसे गया है जैसे गांधी उनके सामने हाथ जोड़ते जा रहे हैं। और सुन लीजिए आप ऐसी ऐसी बातें कि सर पकड़ लेंगे। कहते हैं गांधी नहीं होते तो 35 साल पहले देश आजाद हो गया होता। 35 साल पहले मतलब 1912, जिस समय सावरकर जेल में थे, उनकी कहां से चलती? माफी मांग रहे थे, माफी मिल जाती इतनी ही चल सकती थी। और 1912 में तो महात्मा गांधी भारत लौट के आए भी नहीं थे। 1915 में वो लौट के भारत आते हैं। 1912 में तो वो साउथ अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे और बड़े नेता बन चुके थे। तो 35 साल पहले 1912 में कैसे आजादी दिला देते सावरकर, ये जरा सोचिएगा। शायद वो कहना चाह रहे हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर हिंदुस्तान ने साथ दिया होता तो आजाद हो जाता, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में सावरकर जो चिट्ठियां लिख रहे थे माफीनामे की, उस माफीनामों में साफ साफ लिख रहे थे कि मैं अंग्रेज सरकार की किसी भी तरह से सेवा करने को तैयार हूं। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो अंग्रेजों का साथ देने की बात कर रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी बात कर रहे थे। तो 1912 में सावरकर देश कैसे आजाद करा लेते, जरा सोच के देखिएगा। ये कल जो बातें की हैं, सिर्फ उतनी बातें मैंने अभी नोट करके रखी थी और उन पर मैं बात कर रहा हूं कि झूठ के अलावा एक कम से कम सच बात तो की होती। एक सच बात ना ट्रेलर में, एक सच बात ना इनके इंटरव्यू में, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी फिल्म किस तरह जहर और नफरत और झूठ से भरी हुई होगी। आप सोच सकते हैं कि यह फिल्म बनाई किस लिए गई है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कोई सावरकर को हीरो बनाए। मैंने पहले भी कहा कि कोई माफी मांगने वाले को हीरो बना सकता है, कोई आजादी की लड़ाई लड़ने वाले को हीरो बना सकता है, उससे मेरी दिक्कत नहीं है। मेरी दिक्कत यह है कि इस तरह के फर्जी चीजों को चलाने के लिए गांधी जैसे व्यक्ति को विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं, हमारे मित्र जो है वो यहां पर वो पत्र दिखा सकते हैं। सावरकर के छोटे भाई गए थे गांधी के पास, पत्र लिखा था कि गांधी जी किसी तरह से मेरे भाइयों को रिहा करवा दीजिए। और गांधी जी ने बाकायदा उनकी बात सुन के अपने अखबार में पत्र लिखा था, अपने अखबार में लेख लिखा था जिसमें सावरकर को रिहा कराने की बात की थी। तो वैचारिक मतभेद होने के बावजूद गांधी जी ने मदद की थी सावरकर की रिहाई में। और ये इतने एहसान फरामोश लोग हैं कि गांधी को बदनाम करके सावरकर को बड़ा करना चाहते हैं। कर तो कभी नहीं पाएंगे। मैंने कल भी ये बात कही थी कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में आपको गांधी की तस्वीरें मिल जाएंगी, गांधी के बुत मिल जाएंगे, गांधी की मूर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन यहां अपने ही देश में अभी सावरकर की मूर्तियां लगवाने की हिम्मत ये नहीं कर पा रहे हैं। सच यह है कि 1990 जिसकी बात कर रहे हैं उसके पहले बीजेपी भी कभी सावरकर का नाम नहीं लेती थी। बीजेपी के दफ्तर में भी गोलवरकर हेडगेवार का फोटो लगा हुआ था, सावरकर का फोटो नहीं लगा हुआ था। तो हीरो तो ये क्या बना पाएंगे? एक फिल्म आएगी, लोग देखेंगे, कुछ लोग भरोसा कर लेंगे, चुनाव पे असर डालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं पड़ता है नहीं पड़ता है वो मैं नहीं जानता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये काम पहले से कर रही है, लेकिन इतना तय है कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। झूठ इतना कुछ उपलब्ध है इंटरनेट से लेके किताबों में कि कोई भी आदमी जो सच में पढ़ना चाहेगा वो थोड़ा सा पढ़ेगा और जान जाएगा कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। जब फिल्म आएगी मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी जितना कुछ आया था मुझे लगा कि सब रोक कर इस पर बात करना बहुत जरूरी है। कुछ मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूं। क्या भगत सिंह सावरकर से मिले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले थे। प्रत्युष प्रशांत का यह सवाल है। सावरकर और भगत सिंह की कभी कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई थी। ना तो सावरकर ने अपने जीवनी में कहीं लिखा है और ना भगत सिंह ने यह कहीं लिखा है, या ना किसी और ने कहीं लिखा है कि सावरकर और भगत सिंह की किसी भी तरह की कोई मुलाकात हुई थी। इसके अलावा क्या सवाल है? सावरकर वॉज अ वेरी पॉइजनस लीडर। सच बात है। हिंदू मुसलमान करके इस देश के अंदर बंटवारा करने की जो बात है, 1937 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं और पहले ही अध्यक्षीय भाषण में साफ साफ कहते हैं कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र है और एक मुस्लिम राष्ट्र है। यानी दो राष्ट्रों की बात, टू नेशन थ्योरी सबसे पहले तो सावरकर लेके आते हैं और ये कहते हैं अखंड भारत की बात कर रहे हो, काहे का अखंड भारत बना पाओगे तुम? जब देश में रहने वाले आधे से ज्यादा लोगों को जब तुम सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की बात करोगे तो देश अखंड भारत कैसे बनेगा? अखंड तब बनता जब हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रहते। लेकिन जिन्ना और सावरकर, इन दो लोगों ने जो टू नेशन थ्योरी फैलाई कि हिंदू अलग नेशन है, मुस्लिम अलग नेशन, उसने हमारे देश का बंटवारा किया। ये लोग अखंड भारत नहीं, खंड खंड भारत के लिए जिम्मेदार हैं।
रोहित अंबेडकर कॉन्फिडेंस तो बहुत है। एक बार आज तक ने गलती से बुला लिया था संगीत रागी के सामने, तो उनकी क्या हालत हुई थी सब जानते हैं। जाके आज तक वालों से कहिए कि बुलाएं, वो बुलाएंगे नहीं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बुलाएंगे नहीं। कहानियां यहां सुनाऊंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। फोन आते हैं, सर शाम को आपको बहस करनी है, और 4 बजे फोन आता है, सर प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हिम्मत नहीं है बात करने की। कॉन्फिडेंस तो बहुत है बॉस, जिससे चाहो उससे बहस कर लो, जितना पढ़ा है उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है। और दिखा चुका हूं, एक बार आज तक के प्रोग्राम में इतिहास के गया था और दिखा चुका हूं कितना कॉन्फिडेंस है। जिसको बहस करनी है वो कर लो। अब मैं जाके आज तक से हाथ पांव तो नहीं जोड़ूंगा, मेरी डिबेट करा दे। डिबेट करा के देख ले, फिर मैं बताता हूं जवाब क्या होता है और सवाल क्या होता है। आज के लिए इतनी ही बात थी। जितने सवाल उठ रहे थे, जितनी बातें वो कर रहे थे, मुझे लगा उनका सच बता दिया जाना चाहिए। तो आज मैं ये सारा सच लेकर आपके बीच में आया। कैसा लगा वीडियो, कैसी बातें लगी, कोई सवाल हो, वो सारा कुछ कमेंट में आप लिखिए। अगर हो सके तो हमें ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने का ऑप्शन बहुत आसान है, 3 रुपए रोज से कम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास है, और वीडियो सब्सक्राइब करके वीडियो दूर तक पहुंचाने का, दोस्तों के बीच शेयर करने का ऑप्शन तो आपके बीच है ही। ये सारा कुछ करेंगे, आप जुड़ेंगे हमारे साथ, हमें ताकत देंगे, तभी हम लगातार सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।